Good afternoon, students, and welcome back to another intense learning session on the Official Language Act of 1963 to understand how India functions as a unified country despite having hundreds of languages. This session is absolute gold. We are going to decode the exact bureaucratic code that prevented India from breaking apart in the 1960s. We will learn how English was saved and how Hindi is promoted, and the exact protocols officers used to communicate across state borders. आज के सेशन में हम इस एक्ट को पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव द ऑफिशियल लैंग्वेज बेयर एक्ट एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव द प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर रिवीजन एंड द विजुअल रिटेंशन. बेयर एक्ट का वैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है ना वो काफ़ी शॉर्ट है, बट हम इस लॉन्ग मैराथन सेशन में इसको एकदम डीपली कवर करेंगे. चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, लीगल एग्जाम्स या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इस एक्ट पर आपकी सॉलिड ग्रिप होने एक मासिव एडवांटेज है. हमारा इस नोट बेस्ड विजुअल अप्रोच का मेन रीज़न यही है कि ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, पढ़ने में काफ़ी ड्राई और कन्फ्यूजिंग लगते हैं. तो हम इस गैप को ब्रिज करेंगे और इन स्लाइड्स के थ्रू पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करके पढ़ेंगे. विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स कंटिन्यू विद द एक्ट. एक बार मैं आपको लाइन्स डिक्टेट करूंगा एंड सेकेंड साइड मैं आपको ये विजुअली बताता चलूँगा कैसे क्या क्या हुआ. पहले हम एटलीस्ट बियर एक्ट तो रीड करें, एटलीस्ट हमें पता तो हो हम पढ़ क्या रहे हैं. Let's starting from the Official Languages Act 1963. Come to the left hand side of the screen. An act to provide for the languages which may be used for the official purposes. यानी ये ऐसा एक्ट है जो कि इसलिए बनाया गया ताकि हम ये समझें कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस, जो कि यूनियन गवर्नमेंट, हमारी दो टायर की गवर्नमेंट होती हैं, टू टायर गवर्नमेंट इन इंडिया, यूनियन और स्टेट. यूनियन हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट हमारी. ठीक है, तो बेसिकली एक एक्ट ऐसा प्रोवाइड किया गया है जिसमें यूनियन ऑफिशियल पर्पसेस जो भी होंगे, काम जो भी होंगे यूनियन में, उसकी लैंग्वेज किस मीडियम के थ्रू वो काम होंगे. ठीक है, ये एक लैंग्वेज को डिसाइड करने के लिए फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट. अब आपने जो मैनुअल की वीडियो हमने बनाई थी उसमें आपने दो चीज़ें सीखी थी, एलोकेशन ऑफ बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, राइट. एलोकेशन ऑफ बिजनेस, आपको क्या क्या लाइक आपको डिपार्टमेंट मिले हैं, मिनिस्ट्रीज मिली हैं, उसमें क्या क्या काम होगा. एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, आप कैसे काम करोगे, एक प्रोसेस पूरा डिफाइन किया जाएगा. ठीक है, फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, फॉर सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट्स एंड फॉर सर्टेन पर्पसेस इन हाई कोर्ट्स, be it enacted by the parliament in the 14th year of the Republic of India as follows. ये एक्ट 10th मई 1963 में आया था. ठीक है, अब नाउ कमिंग टू द टाइटल एंड कमेंसमेंट. दिस एक्ट में बी कॉल्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट. एक्ट का नाम सेक्शन 3 shall come into force on the 26th day of January 1965 and the remaining provisions of this act shall come into the force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this act. अब इससे हम अच्छे से समझते हैं. ये लाइन, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है. ठीक है, इसके हिसाब से 26 जनवरी 1965 में, ठीक है, सेक्शन 3 आ जाएगी इन फोर्स. एंड जो लेटर रिविजन्स होंगे, जो प्रोविजंस होंगे, जो भी रहते हैं, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में, एंड वही टाइम टू टाइम लागू होते रहेंगे. ठीक है, डिफरेंट डेट्स अपॉइंट की जाएंगी डिफरेंट प्रोविजंस को इनेक्ट करने के लिए. ओके, अब डेफिनेशंस पे आते हैं. इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स अपॉइंटेड डे इन रिलेशन टू द सेक्शन 3, हमने समझ लिया 26 जनवरी 1965. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं बाकी प्रोविजंस की, तो वो टाइम टू टाइम आते रहेंगे. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में बाय नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देगी एंड वही डेट्स पे बनता रहेगा. एंड इन हिंदी मीन्स हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट. अब हम आते हैं द कॉन्टिन्यूस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन एंड फॉर यूज इन पार्लियामेंट. Notwithstanding the expiration of the period of 15 years from the commencement of the Constitution, the English language may, as from the appointed day, continue to be used in addition to Hindi. ठीक है, यानी 1950 से लेके 1965 तक 15 ईयर्स. ठीक है, फ्रॉम आर इंडिपेंडेंस वैसे 1965 है, बट सॉरी 1947 है,
इंडिया, भारत की आज़ादी जब हुई थी 1947, बट हम वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ की डेट से लेके चल रहे हैं सर। फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ लिखा है, यहाँ इंडिपेंडेंस नहीं लिखा, इंडिपेंडेंस नहीं लिखा, यहाँ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल में डेट दी है 26 नवंबर 1950, हाँ 1950, याद रखना पड़ता है डेट। यहीं तो यहाँ पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन बनाया था सेम के लिए। मैं आपको क्लीन कर देता हूँ ये ताकि आपको और कंफ्यूजन हो। फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन for which it was being used immediately before that day and for the transaction of business in the parliament। यानी ये हमने स्टार्टिंग की लाइन में ही पढ़ लिया, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज पर्पसेस जो हमारे यूनियन पार्लियामेंट में काम चलते हैं, फॉर ऑल द पर्पसेस provided that English language shall be used for the purposes of communication between the union and a state which has not adopted Hindi as its official language। अगर किसी स्टेट ने, एक स्टेट है मान लो स्टेट ए, उसने हिंदी अडॉप्ट नहीं की, ठीक है, एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उसके जो सेंटर और स्टेट के बीच में जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होंगे ना, वो सबके पर्पसेस के लिए लगेगी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। Provided further where Hindi is used for the purposes of communication between one state and which has adopted Hindi as its official language and another state which has not adopted Hindi as its official language, such communication in Hindi shall be accompanied by a translation of same in the English language। यानी स्टेट ए है, जैसे ऊपर बताया स्टेट ए है, उसने हिंदी अडॉप्ट कर ली अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। स्टेट बी है, हम मान लेते हैं साउथ की स्टेट कोई, उसने ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ हिंदी अडॉप्ट नहीं की, तो जितने भी इन दोनों के बीच में काम होंगे ना वो सारे इंग्लिश में होंगे। ये बेसिक मतलब इस लाइन का। Provided that nothing in this subsection shall be construed as preventing a state which has not adopted Hindi as its official language from using Hindi for purposes of communication with the union or with the state which has adopted Hindi as its official language or by agreement with any other state, and in such a case it shall not be obligatory to use the English language for purposes of communication with that state। यार देखो, इसे इतनी बड़ी लाइन पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बेसिकली सीधा पढ़ के चलो, क्योंकि एक ना किसी स्टेट को रोकते नहीं है कि आप इंग्लिश यूज़ मत करो, हिंदी यूज़ मत करो, आप चाहते हो कर लो, पर आप एक ट्रांसलेशन दे देना ना, उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट बना दे रहे इंग्लिश में ही। और अगर किसी स्टेट ने ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट नहीं भी की तो भी आप हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हो, नहीं भी है तो भी इंग्लिश लैंग्वेज है। आप सीधा ये मतलब लेके चलो, इतना आप डेप्थ में घुसोगे ना पर वर्ड के कुछ नहीं लगेगा, आप बस इतने यही समझ लेना। अब मैं आपको स्लाइड भी एक बार समझाता हूँ ताकि आपको वो आप थोड़ा रिटेन कर पाओ। सबसे पहले इस कानून की फाउंडेशन को हम समझते हैं, मैंने आपको समझा दिया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इसका नाम है। तो स्लाइड 1 ना हमें इसका ऑफिशियल मेटा डाटा फॉर्मेट दिखाती है। ये एक्ट नंबर 19 है ऑफ 1963 जो एग्जैक्टली 10 मई 1963 में आया था, या फिर उसमें इनेक्ट हुआ था। उस वक्त इंडिया का ना एक नया रिपब्लिक था, इसलिए इसके एनेक्टमेंट क्लोज में लिखा है बीट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 14th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था? इसका ऑब्जेक्ट था यूनियन के ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, पार्लियामेंट के बिजनेस के लिए और सेंट्रल स्टेट एक्ट्स और हाई कोर्ट्स में कौन सी लैंग्वेजेस यूज होंगी उसको डिफाइन करना। यह एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है। ये एक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के टेन्योर में पास हुआ था। 1965 में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लाइन आने वाला था और ये एक्ट उसी डेडलाइन की से ठीक पहले एक लिंग्विस्टिक ब्रिज बनने के लिए लाया गया था। ये देश में यूनिफाइड बाईलिंगुअल लीगल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करता है। बाईलिंगुअल यानी बाई यानी दो, और लिंगुअल लैंग्वेज, दो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश और हिंदी तो हमने पढ़ा अभी तक, तो आप यही मान के चलो। तो इसी फ्रेमवर्क को ना इस एक्ट ने एस्टेब्लिश किया था। अब ये 15 ईयर क्लॉक की क्या बात है? अब आते हैं ना इस स्लाइड पे, यानी स्लाइड नंबर 2। इस एक्ट के बनने के पीछे का क्राइसिस एक्सप्लेन करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसके आर्टिकल 343 ने हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट को यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जानते थे कि पूरा देश एकदम से हिंदी अडॉप्ट नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने एक्सप्लिसिटली अलो किया कि इंग्लिश का यूज़ अगले ठीक 15 साल तक कंटिन्यू अलो होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, ठीक है, 15 साल 1965 जब ये एक्ट आया,
तो हमें पता है कि हिंदी एकदम से सारी स्टेट्स अडॉप्ट नहीं कर पाएंगी, तो इन्होंने इंग्लिश का फ्रेमवर्क रखा ताकि वो चलता रहे ऑफिशियल पर्पसेस एंड कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, सेंट्रल स्टेट के कम्युनिकेशन, ये सकते हो। ये 15 साल का टाइम है ना, एक ये 15 साल का टाइम है। 26 जनवरी 1965 को ख़त्म होने वाला था। जैसे जैसे 1965 का डेडलाइन पास आ रहा था ना, नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट्स, खासकर साउथ इंडिया में पैनिक शुरू हो गया था। उन्हें डर लगा कि अगर फेडरल कम्युनिकेशन से इंग्लिश को एब्रप्टली अचानक से हटा दिया जाएगा तो उन्हें सिस्टम में डिसएडवांटेज होगा और उनका पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा। यहीं पर 1963 का एक्ट एज अ सॉल्यूशन बॉक्स एंड अ ग्रैंड कॉम्प्रोमाइज आता है। इस कानून को इसलिए इंजीनियर किया गया ताकि 1965 के डिक्लाइन के बाद भी इंग्लिश लीगली कंटिन्यू कर सकें। इसने रीजनल फेयर्स को शांत किया और बिना किसी जबरदस्ती हिंदी थोपे एक स्ट्रक्चर्ड बाइलिंगुअल फ्रेमवर्क क्रिएट किया। सो बेसिकली इट्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज लिंग्विस्टिक कॉम्प्रोमाइज। आप समझ गए ना, यहाँ पे इंग्लिश खत्म होने वाली थी क्योंकि बेसिकली यही मान के चले थे कि हम अब हिंदी पे आ जाएंगे, सारी स्टेट्स हिंदी अडॉप्ट करेंगी। पर हमने 1965 के एक्ट में ये कर दिया कि इसे बाइलिंगुअल फ्रेमवर्क दे दिया, यानी दोनों लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी चलती रहें साथ साथ, हैंड इन हैंड। जो स्टेट्स ने अडॉप्ट कर ली हिंदी बेटर, जिन्होंने नहीं की उनके लिए इंग्लिश है। कम्युनिकेशन तो ऑफिशियली हो रहा है ना, दैट्स द थिंग। नाउ कमिंग टू द स्लाइड 3, द एक्टिवेशन डेट्स एंड द डेट्स एंड डेफिनेशन आपको मैंने बता ही दिया इसमें से। अब यहाँ से शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, आपने सेक्शन 1 की बात कर ली, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, और ये सेक्शन 3 हमारे 26 जनवरी 1965 को आएगा। एंड बाकी प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द गेजेट एंड बाय डेट टू डेट, टाइम टू टाइम। एक्ट तो बन गया, पर लागू कब से होगा? तो सेक्शन 1 ना यही बात करता है कि इसे डिकोड करती है। रूल यही था कि एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 एग्जैक्टली 26 जनवरी 1964 को फोर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि वो दिन था जब कॉन्स्टिट्यूशन का 15वां साल वाला टाइमर खत्म हो रहा था, तो फेडरल गवर्नमेंट में लिंग्विस्टिक वैक्यूम ना क्रिएट हो, इसलिए सेक्शन 3 को तुरंत किक इन होना जरूरी था। बाकी के प्रोविजंस थे उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू अलग अलग डेट्स पर लागू किया। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं था। इस एक्ट को स्टेट की रेडीनेस के हिसाब से पूरे 11 साल के फेजेस में इंप्लीमेंट किया गया। सेक्शन 2 की डेफिनेशन बात करता है, यहाँ अपॉइंटेड डे का मतलब होता है सेक्शन 3 के लिए स्ट्रिक्टली 26 जनवरी 1965, और बाकी प्रोविजंस के लिए वो दिन जब उन्हें ग्रेजुएट नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया गया। और कानूनी तौर पर हिंदी का मतलब सिर्फ और सिर्फ देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई हिंदी है। राइट, नाउ कमिंग टू द कंटिन्यूअस ऑफ इंग्लिश। अब हम इस कानून के सबसे मेन प्रोविजन पर आते हैं, सेक्शन 3(1). ये सेक्शन स्टार्ट ही एक बहुत पावरफुल लीगल वर्ड से होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग। कानून कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स द इंग्लिश लैंग्वेज मे एज फ्रॉम द अपॉइंटेड डे कंटिन्यू टू बी यूज इन एडिशन टू हिंदी। इस चंद शब्दों में 15 साल के एक्सपायरेशन क्लॉक को परमानेंटली न्यूट्रलाइज कर दिया। इसने ऑफिशियली इंडिया की डुअल लैंग्वेज बाइलिंगुअल गवर्नेंस को एस्टैब्लिश किया। कहाँ कहाँ इंग्लिश कंटिन्यू होगी, उनके यूनिफाइड सभी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए उनके लिए वो पहले यूज़ हो रही थी, और पार्लियामेंट के बिजनेस के ट्रांजेक्शन के लिए एक हिस्टोरिकल साइड बार बनना बहुत ज़रूरी है। 1968 में अमेंडमेंट एक्ट 1 ऑफ 1968 के थ्रू इस सेक्शन 3 को और ज़्यादा फोर्टिफाई और मजबूत किया गया ताकि नॉन हिंदी स्टेट्स को और बेटर प्रोटेक्शन मिल सके। जहाँ पे हम आते हैं अपने notwithstanding anything in the subsection where Hindi or English language is used for the purposes of communication, यानी bilingual framework between one ministry or department of office or of the central government and the other, between one ministry or the department or the office of the central government or any corporation completely owned or controlled by the central government, funded, sourced, owned, कुछ भी करें, majority shareholder, stakeholder, कुछ भी बने, between any corporation or company owned or controlled by the central government or any office thereof and another. And translation of such communication in the English language as per the case may be in Hindi shall also be provided till such date as the staff of the concerned ministry, department, office or the corporation or company aforesaid have acquired a working knowledge of Hindi. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट
या स्टेट गवर्नमेंट या कोई डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री या कंपनी का स्टाफ जब तक पूरा इंग्लिश एक्वायर ना पूरी हिंदी एक्वायर ना कर लेना, उनके पास पूरी वर्किंग हिंदी का वो ना आ जाए देवनागरी स्क्रिप्ट में, तब तक वो इंग्लिश और हिंदी को साथ साथ लेके चल सकते हैं. Okay. Notwithstanding anything in the subsection 1, both Hindi and English languages shall be used for resolution, general orders, rules, notification, administrative or other reports, or press, communication, communiques issued or made by the central government, by ministry, department, office thereof, or by a corporation or company, owned and controlled by the central government or by any office of such corporation or company. Administrative and other reports, official papers laid before a house of the parliament, contracts and agreements executed, licenses, permits, notices, forms of tender issued by or on behalf of the central government or any ministry, department, or office thereof, or by a corporation, company owned, controlled by the central government or by any office of such corporation or company. Then coming to without prejudice to the provision of subsection 1 or subsection 2 or subsection 3, the central government may, by rules made under section 8, provide for the language or languages to be used for the official purposes of the Union, including the working of any ministry, department, section, office, and in making such rules due to consideration shall be given to the quick and efficient disposal of the official businesses and the interests of the general public, and in particular, the rules so made shall ensure that the person serving in the connection with the affairs of the Union and having proficiency either in Hindi or the English language may function effectively, and they are not placed at the disadvantage of the ground that they do not have proficiency in both the languages. अब हमने ये पढ़ लिया. अब मैं आपको धीरे धीरे इनके सारे प्रोविजंस एंड प्रोटोकॉल समझाता रहूँगा. अब यहाँ पे आ जाओ. ये आपने इतनी बड़ी लाइन्स पढ़ ली, ठीक है, पर मैं आपको इसका मतलब भी तो बताऊंगा. सेक्शन 3 ये आया था हमारे 26 जनवरी 1965 में, ठीक है. अब जब हम प्रोविजंस की बात करते हैं ना कि इंटरस्टेट प्रोटोकॉल्स में है क्या क्या, सोचिए एक दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट बैठे हैं, यूपी की एक हिंदी स्टेट है और तमिलनाडु की एक नॉन हिंदी स्टेट है. ये आपस में ऑफिशियल लेटर्स किस भाषा में लिखेंगे? स्लाइड 5 सेक्शन 3(1) के प्रोविजंस यानी इंटरस्टेट प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लेन करती है. यहाँ इंग्लिश एक लिंग्विस्टिक शील्ड का काम करती है, जहाँ नॉन हिंदी स्टेट्स के लिए रूल्स एकदम क्लियर हैं. यूनियन से किसी नॉन हिंदी स्टेट को कम्युनिकेशन जाएगा तो इंग्लिश शैल बी यूज्ड. अगर कोई हिंदी स्टेट किसी नॉन हिंदी स्टेट को लेटर लिखती है तो अपने आप हिंदी लेटर के साथ एक इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंडेटरी अटैच करनी होगी. अगर नॉन हिंदी स्टेट यूनियन या किसी हिंदी स्टेट को रिप्लाई करती है तो वो इंग्लिश या हिंदी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन का बर्डन हमेशा हिंदी स्पीकिंग स्टेट पर होगा ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी बनी रहे. किसी भी स्टेट को ऐसी लैंग्वेज डिकोड करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा जो उन्हें ऑफिशियली अडॉप्ट नहीं की है. यानी अगर नॉन हिंदी स्टेट है तो मैं उन्हें ना वो नहीं करूँगा कि अब भाई मैंडेटरी है हिंदी अडॉप्ट करो, हिंदी नहीं बोलोगे तो बाहर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा. इंग्लिश यूज़ होगी एंड वो कर सकें. आप ट्रांसलेशन दे सकते हो, बेसिकली जस्ट यही है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो तो क्या आप इंटरनल मेमो सिर्फ हिंदी में भेज सकते हो? सेक्शन 3(2) और सेक्शन 3(3) का इसका ही जवाब देते हैं, और ये दोनों सेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे. पहला इंटरनल एफिशिएंसी, जिसमें सेक्शन 3(2) की बात करते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल ऑपरेशंस. जब सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स या उनके कॉरपोरेशन आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ किया जाएगा. अगर कोई हिंदी में लेटर भेजता है तो उसे तब एक इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब तक उस ऑफिस के स्टाफ ने हिंदी की वर्किंग नॉलेज एक्वायर नहीं कर ली. आप समझे इस चीज़ को? यानी जब तक मेरा स्टाफ ही रेडी नहीं है हिंदी अडॉप्ट करने के लिए, मैं कैसे उन पे हिंदी थोप दूंगा? मुझे तब तक तो इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन देनी पड़ेगी ना, ताकि एक ऑफिशियल पर्पस की जो मीडियम है ना कम्युनिकेशन के लिए, वो इंग्लिश चलते रहे फॉर द टाइम भी, जब तक एब्सोल्यूट हिंदी रेडी ना हो जाए. Then comes the section 3(3), the mandatory bilingualism यानी द एब्सोल्यूट लीगल मैंडेट. ये स्लाइड का सबसे पावरफुल हिस्सा है. सरकार जो भी इंपोर्टेड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स निकालती है वो लीगली बाइलिंगुअल होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में.
इसमें शामिल हैं रेजोल्यूशन, जनरल ऑर्डर्स, रूल्स, नोटिफिकेशन, प्रेस कम्युनिकीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, पार्लियामेंट के आगे रखे गए पेपर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, लाइसेंसेस, परमिट्स और टेंडर फॉर्म्स। आप आज भी देखते होंगे कि यूपीएससी नोटिफिकेशन या किसी हाईवे का सरकारी टेंडर हमेशा दो भाषाओं में आता है। ये इसलिए है क्योंकि सेक्शन 3 सरकार को फोर्स करता है, यू कैन नॉट इशू अ गवर्नमेंट टेंडर और प्रेस रिलीज इन वन लैंग्वेज। ये ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है ताकि पूरे देश के सिटीजन उस डॉक्यूमेंट को समझ सके, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, एंड अगर आपकी अदर लोकल लैंग्वेजेस तो भी। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 3-4, ये वाला सेक्शन हम यहाँ समझेंगे। मैंने आपको ये डिक्टेट कर दिया, आप रीड भी कर सकते हो। इट टॉक्स अबाउट द एम्प्लॉय शील्ड, यानी अगर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचिए, अगर सरकार हिंदी प्रमोट कर रही है तो क्या एक ऑफिसर जो साउथ इंडिया से आता है और जिसे हिंदी नहीं आती उसका प्रमोशन रोक दिया जाएगा? ये सेक्शन एक एब्सोल्यूट एंटी डिस्क्रिमिनेशन शील्ड का काम करता है। ये एक्सप्लिसिटली कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल मेकिंग में ये इंश्योर करना होगा कि यूनियन सर्व करने वाला कोई भी पर्सन आइदर हिंदी और इंग्लिश किसी एक में प्रोफिशिएंट होकर अपना काम इफेक्टिवली कर सके। एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एक बात पर डिसएडवांटेज नहीं रखा जाएगा कि उन्होंने भाषाएं नहीं आती, उन्हें हिंदी नहीं आती। अगर इंग्लिश भी आती है, कोई अदर लैंग्वेज में समझते हो आप तो भी काम करोगे। लैंग्वेज उनके करियर के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। और जब हम सेक्शन 3-5 की बात करते हैं, ये इंडिस्ट्रिक्टेबल वीटो का काम करता है। ये इस पूरे कानून का मास्टर स्ट्रोक है और सबसे बड़ा पॉलिटिकल जीनियस है। नॉन हिंदी स्टेट्स डर रहे थे कि कल को आकर मेजोरिटी हिंदी पॉलिटिशियन एक नया कानून पास करके इंग्लिश को हटा देंगे। इस डर को ख़त्म करने के लिए सेक्शन 3-5 लाया गया था। ये कहता है कि इंग्लिश का यूज़ तब तक लीगली चलेगा जब तक दो इम्पॉसिबल कंडीशंस पूरी नहीं हो जाती। उन सभी स्टेट्स की लेजिस्लेचर विधानसभा जिन्होंने हिंदी अडॉप्ट नहीं की है, हिंदी इंग्लिश को डिसकंटिन्यू करने का फॉर्मल रेजोल्यूशन पास ना करने, और उसके बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा उसे पास ना करें। मैथमेटिकली सोचिए, जब तक एक भी नॉन हिंदी स्टेट जैसे तमिलनाडु या केरला एग्री नहीं करें तब तक इंग्लिश का यूनियन लेवल से हटाया ही नहीं जा सकता। दिस इफेक्टिवली गारंटीज द रिटेंशन ऑफ इंग्लिश इंडेफिनेटली। समझे? नाउ कमिंग टू द सेक्शन 4, द कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। After the expiration of 10 years from the date of which Section 3 comes into force. अब यहाँ पे समझो, 26 नवंबर 1950 आया COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन आया हमारा 26 जनवरी 1965 को हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ओला। एक मिनट इस देन इसके एक्सपायरेशन के प्लस 10 ईयर्स, यहाँ 15 साल थे और यहाँ 10 साल, यानी ऑन विच सेक्शन 3, इसमें सेक्शन 3 इन्फोर्स हो गई थी और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट। दिस शैल बी कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी on a resolution to that effect being moved to either house of the parliament, be it लोक सभा, राज्यसभा, कोई भी मूव कर दे, विथ प्रीवियस सेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी ये जब पार्लियामेंट में मूव होगा बीट एनी हाउस, उससे पहले सेंक्शन लगेगी प्रेसिडेंट की एंड पास बाय बोथ हाउसेस। द कमेटी स्टिल कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स। 30 मेंबर्स की बात की है, 30 मेंबर्स लोकसभा राज्यसभा, 20 लोकसभा के होंगे, 10 राज्यसभा के होंगे। 10 members shall be council of state। council of states हमारी राज्यसभा ही होती है। टू बी इलेक्टेड रिस्पेक्टिवली द members of the house of people and the members of council of states in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote। ठीक है। It shall be the duty of the committee to review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the union and submit a report to the president। यानी इस कमेटी की यही पर्पस और ड्यूटी है कि वो प्रोग्रेस देखे कि कितना हुआ है फॉर द यूज ऑफ हिंदी एंड फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट।
यानी मैंने चेक करा कि भाई हिंदी का उपयोग कितना हो रहा है, स्टेट्स में कितना हो रहा है, ऑफिशियल पर्पसेस, ट्रांजैक्शन और बिजनेस में कितना हो रहा है। एंड मैंने वो रिपोर्ट बनाई, मैंने उसे रिव्यू करा, मैंने प्रेसिडेंट को दे दी एंड वो आगे पार्लियामेंट में लेट डाउन हो जाएगी। Before each house of the parliament is sent to all the state governments. The President may, after consideration of the reports, refer to subsection 3 and the views, if any, expressed by the state government. जब प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे ना, क्या रेफर टू द सबसेक्शन 3, वो स्टेट गवर्नमेंट के व्यूज़ भी ले सकते हैं, दो वो बाइंडिंग नहीं होते बट स्टिल ले सकते हैं। एंड देन वो इन अकॉर्डेंस के उस पर डायरेक्शन इशू कर देंगे फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ or any specifically state of that country based on the report, provided that the directions so issued shall not be inconsistent with the provisions of section 3 yani bilingualism. Then coming to हमारी स्लाइड्स, अब हम सेक्शन 4 एक बार रिवाइज कर लें। सरकार ने प्रॉमिस तो कर दिया कि हिंदी धीरे धीरे प्रमोट होगी, पर इस प्रोग्रेस को चेक कौन करेगा? उसके लिए सेक्शन 4 ने कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई। ये कमेटी सेक्शन 3 के लागू होने के बाद 10 साल बाद यानी 26 जनवरी 1975 के बाद बनाई जानी थी। इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। इनको चुना जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ताकि हर पार्टी और रीजन का फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। इस कमेटी का काम है उन यूनियन के ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हिंदी की प्रोग्रेस को रिव्यू करना और प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट बना के भेजना, जो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी शेयर की जाती है। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट के बेसिस पर डायरेक्शन इशू करते हैं। यहाँ पर नॉन हिंदी स्टेट्स के लिए ना एक और सेफ्टी नेट है, प्रेसिडेंट जो भी डायरेक्शन देंगे वो सेक्शन 3 के प्रोविजन से इनकन्सिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट भी अपने ऑर्डर से बाइलिंगुअल कॉम्प्रोमाइज को ओवरराइड नहीं कर सकते, तो ये सेफ्टी नेट है। Then comes to the central translation and the parliamentary bill, यानी हमारा section 5 authorized Hindi translation of central acts। खैर हमारे सेक्शन 9 तक ही हमें पढ़ना है, then the document will get over with। Let's start and we will finish fast। Authorized Hindi translation of central acts, a translation in Hindi published under the authority of the president in the official gazette on and after the appointed day। A translation in Hindi published under the authority of President in the official gazette on and after the appointed date, on any central act or any ordinance promulgated by the President, or any order, rule, regulation, or bylaw issued under the Constitution of or any central act shall be deemed to be authoritative text thereof in Hindi. As from the appointed date, the authoritative text in the English language of all the bills to be introduced or the amendments dare to be moved in either house of the Parliament shall be accompanied by the translation of the same in Hindi, authorized in such a manner as may be prescribed by the rules made under this act। अब समझते हैं हम सेक्शन 5 को, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद। कानून की लैंग्वेज सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अगर ब्रिटिश एरा के कानून इंग्लिश में लिखे थे तो हिंदी वालों को कैसे समझ आएंगे? सेक्शन 5 का यही मेन मकसद है कि एक नेशनल हिंदी लीगल वोकेबुलरी बनाना। सेक्शन 5(1) ये बात करते हैं अगर कोई सेंट्रल एक्ट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल या रेगुलेशन इंग्लिश में है तो ऑफिशियल गैजेट में प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंदर पब्लिश किया गया है, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन ही लीगली ऑथोरेटिव टेक्स्ट माना जाएगा। ये प्रोविजन 10 जनवरी 1965 से ही लागू हो गया था। और सेकंड हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री बिल्स की। पार्लियामेंट जो भी नए बिल्स इंट्रोड्यूस होंगे या अमेंडमेंट्स आएंगे जिनका ऑथोरेटिव टेक्स्ट इंग्लिश में है, उसके साथ एक ऑथोराइज हिंदी ट्रांसलेशन अटैच करना मैंडेटरी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल नोट कीजिए कि सेक्शन 5(1) 1965 में लागू हुआ और सेक्शन 5(2) 1 अक्टूबर 1976 को लागू हुआ। ये 11 साल का गैप किस लिए था? क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स लीगल बिल्स को एक्यूरेटली हिंदी में ट्रांसलेट करने का ब्यूरोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में वक्त लगता है। द गवर्नमेंट वॉज बीइंग हाईली प्रैक्टिकल एंड वॉज नॉट जस्ट इमोशनल। Now coming to the state acts. Now coming to the state acts, authorized Hindi translation of state acts in certain cases, where the legislature of the state has prescribed any language, legislator of state यानी
State Legislative Assembly and the State Legislative Council has prescribed any other language than Hindi or for use in acts passed by the legislature of the state or in ordinances promulgated by the government of the state. A translation of the same in Hindi in addition to the translation thereof in the English language as required by the clause 3 of the Article 348 of the Constitution may be published on or after the appointed day under the authority of the governor of the state in the official gazette of the state, and in such a case the translation in Hindi or any such act or ordinance shall be deemed to be the authoritative text thereof in the Hindi language. Now coming to the section 6, हम अपने नोट से ही रिवाइज करके चलेंगे. स्टेट एक्ट्स इन सर्टेन केसेस. अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से हटकर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 348 क्लॉज 3 कहता है कि अगर कोई स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु अपनी रीजनल भाषा बंगाली या तमिल में कानून बनाती है तो उन्हें उस कानून का इंग्लिश ट्रांसलेशन निकालना ज़रूरी है. ये एक फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है. लेकिन इस पूरे फ्रेमवर्क में हिंदी कहाँ आती है? सेक्शन 6 स्टेट्स को एक पैरेलल प्रोसेस का ऑप्शन देता है. ये कहता है कि स्टेट का गवर्नर उस रीजनल एक्ट या ऑर्डिनेंस का एक हिंदी ट्रांसलेशन भी स्टेट के ऑफिशियल गैजेट में नोट पब्लिश करवा सकता है. अगर उन्होंने पब्लिश किया तो वो हिंदी वर्जन उस लैंग्वेज में एकदम अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माना जाएगा. ये सेक्शन स्टेट्स पर हिंदी थोपता नहीं है बल्कि एक ऑप्शनल ब्रिज बनाता है जिसे गवर्नर लागू कर सकता है. ये एसेंशियली रीजनल लॉज को नेशनल हिंदी लीगल डाटाबेस के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट करने का तरीका है. ये प्रोविज़न 19 मई 1969 को फोर्स में आया था. ये थे हमारे एक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रांसलेशन मैकेनिक्स. आई होप कि सबको ये पिक्चर क्लियर हो गई हो कि कैसे सरकार ने सिस्टमेटिकली डबल इंजन हिंदी इंग्लिश सिस्टम डिज़ाइन किया था जिसमें आपकी रीजनल लैंग्वेजेस की तो बात हो रही है पर इसमें मेन रोल है स्टेट्स का. हमने स्टेट्स की बात की जिसमें गवर्नर सेम प्रेसिडेंट की तरह ऑफिशियल गैजेट में ऑफ स्टेट में नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे. ठीक है, जो टाइम टू टाइम प्रोविजन चलते रहेंगे. इसमें आपने जितने भी आपके ऑर्डिनेंस रूल्स लॉज बाय लॉज ठीक है अमेंडमेंट्स हैं सब हैं वो आपने मान लो रीजनल लैंग्वेज में की. आपने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देना तो कंपलसरी है ही है. ठीक है, आपको देना पड़ेगा. पर आप एक ऑप्शनल रख सकते हो कि ताकि वो हिंदी से भी मैच हो पाए बाकी स्टेट्स को भी ईजी हो. तो आप उसे हिंदी में भी एक ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर सकते हो जस्ट लाइक इंग्लिश. समझे? अब तक हमने ये समझ लिया है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के दफ्तरों में स्टेट्स के बीच और पार्लियामेंट में लैंग्वेज का डेलिकेट बैलेंस मेंटेन किया जाता है. लेकिन इस देश के सबसे कॉम्प्लेक्स और पावरफुल इंस्टीट्यूशन का क्या? हाई कोर्ट्स में भाषा कैसे तय होती है? डे टू डे रूल्स कौन बनाता है? और सबसे बड़ा सवाल, जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस इन एक्ट में कैसे बदला? अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 7 से. द ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स. यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स की बात कर रहे हैं. As from the appointed day or any day thereafter, the governor of state may, with the previous consent of the president, authorize the use of Hindi or the official language of the state in addition to the English language for the purposes of any judgment, decree, or order passed or made by the High Court for that state wherein any judgment, decree, or order is passed or made in any such language other than the English language. It shall be accompanied by a translation of the same in English language issued under the authority of the court. लाइन बाय लाइन ब्रेक करते हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स की, जहाँ आपके ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करते हैं कैसे वो यूज़ होगी. और हमने इसमें भी अगेन स्टेट्स की बात चल रही है. हाई कोर्ट स्टेट्स के होते हैं या 2 और मोर स्टेट्स के होते हैं या यूटीज के होते हैं. तो ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी की बात करते हैं हमने इसमें. एज फ्रॉम द अपॉइंटेड डे और एनी डे देयर आफ्टर, गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी गवर्नर किसी स्टेट का विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी ये प्रेसिडेंशियल कंसेंट के बाद ही ऑथराइज करेंगे द यूज़ ऑफ हिंदी और द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट. यानी मान लो वेस्ट बंगाल है तो बंगाली बोल रहे हो, कोई भी लोकल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज इन एडिशन टू द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी प्लस इंग्लिश.
जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना सेक्शन 6 में, सेम सेक्शन 7 में, वहाँ पे स्टेट्स की बात थी, रूल्स जो गवर्नमेंट अपने ट्रांजेक्शन और बिजनेस में लगाती। सेम यहाँ पे हमें लॉज, ठीक है, क्या आपने बोला क्या आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हाई कोर्ट कर रहा है सेम काम। एंड सेम लैंग्वेजेस, रीजनल, हिंदी और इंग्लिश। And where any judgment or decree or order is passed or made in any such language other than English language, ये कंपनी होगी बाय द ट्रांसलेशन इन द सेम लैंग्वेज। अगर इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज में आपने डिग्री निकाली है या जजमेंट दी है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन देनी पड़ेगी, इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट। अब हम सेम स्लाइड से अपना पढ़ेंगे यूज ऑफ हिंदी इन द हाई कोर्ट्स। भारत के हाई कोर्ट्स ट्रेडिशनली सिर्फ इंग्लिश में ऑपरेट करते हैं ताकि देश भर में एक यूनिफॉर्म जुडिशियल प्रेसिडेंट फैसलों का रिकॉर्ड मेंटेन रहे। लेकिन अगर किसी स्टेट जैसे यूपी या बिहार का एक आम सिटीजन कोर्ट में है तो उसे अपनी ही भाषा में इंसाफ क्यों नहीं मिलना चाहिए। यहाँ यहीं पर सेक्शन 7 आता है जो जस्टिस को डेमोक्रेटाइज करता है। इस सेक्शन के तहत किसी भी स्टेट का गवर्नर अपने स्टेट के हाई कोर्ट में किसी भी जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर को हिंदी या उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज में पास करने के लिए ऑथराइज कर सकता है। लेकिन इसमें दो बहुत क्रिटिकल सेफगार्ड्स हैं। प्री रिक्विजिट क्या है, गवर्नर अकेले ये फैसला नहीं ले सकता, उन्हें प्रेसिडेंशियल कंसेंट लेना पड़ेगा, एक प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ेगा, पहले से आदेश लेना होगा। फिर ट्रांसलेशन मैंडेट, अगर हाईकोर्ट अपना ऑर्डर हिंदी या किसी रीजनल लैंग्वेज में पास करता है तो उस जजमेंट का एक हिंदी ट्रांसलेशन अटैच करना मैंडेटरी है जो हाईकोर्ट की अथॉरिटी के अंदर इशू होगा। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि कल को अगर वो सेम केस सुप्रीम कोर्ट में जाए या केरला के कोई लोअर कोर्ट या फिर लॉयर उस केस को रेफरेंस के लिए पढ़ना चाहते हो तो उस भाषा की वजह से लीगल सिस्टम ब्लॉक ना हो कि आपने तो रीजनल लैंग्वेज में दिया, अब दूसरा हाई कोर्ट पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में। तो हिंदी भी है, ऑप्शनल अब्रिज भी है, और क्या बोलते हैं हमारे इंग्लिश की अटैचमेंट भी है। ये लोकल कन्वीनियंस और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए परफेक्ट बैलेंस करता है और ये प्रोविजन 7 मार्च 1970 को लागू हुआ था। देन हमारे सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9, the power to make rules. The central government, by notification in the official gazette, make rules for carrying out the purposes of it. मैंने आपको बताया था ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन मेंशन करेंगे, यानी अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 3। वो तो आ ही गया था ना उसी डेट को, पर उसके अलावा जितने भी सेक्शंस बनेंगे, जितना भी कुछ होगा, वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा। एंड एवरी रूल मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड as soon as maybe after this is made before each house of the parliament while it is in session for a total period of 30 days, which may be compromised in one session, two or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately followed the session or the successive sessions of course कितने sessions है भाई इसमें, both house agree in making any modification in the rule or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or to be no effect as the case may be. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. And then हमारा section 9 भी यहीं पढ़ लेंगे, certain provision not to apply for Jammu and Kashmir, but then हमारा State Reorganization Act of Jammu Kashmir 2019, omitted by the Jammu Kashmir Reorganization Adaptation of Central Laws Order 2020, यानी हमारी रूल मेकिंग पावर सेक्शन 8 एंड द J&K इंटीग्रेशन, जम्मू कश्मीर इंटीग्रेशन। सरकार ने इतने बड़े डिपार्टमेंट्स इस लिंग्विस्टिक शिफ्ट को डेली बेसिस पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सेक्शन 8 पावर टू मेक रूल्स को डिफाइन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स रूल विया नोटिफिकेशन बाय ऑफिशियल गैजेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि बस ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल कर रूल्स बना सकती है। लेकिन क्या सरकार चुपचाप ऐसी पॉलिसी ला सकती है जिससे नॉन हिंदी स्टेट परेशान हो जाए? नहीं, यहाँ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट आता है। सरकार जो भी रूल बनाएगी उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने पूरे 30 दिन के लिए पेश करना होगा। अगर इन 30 दिनों में एमपी को लगता है कि रूल ठीक नहीं है तो उनके पास पूरी वीटो पावर है कि उस रूल को मॉडिफाई या अनल यानी ख़त्म कर दें। 1986 के अमेंडमेंट ने क्लेरिफाई किया था कि 30 दिन के सेशन में या तो लगातार 2 सेशन में कोर्ट हो सकते हैं, 2 सेशन काउंट हो सकते हैं। ये 30 दिन के सेशन 2 लगातार सेशन में काउंट हो सकते हैं। एंड देन
Parliament can modify or annul the rule without prejudicing previous actions. एंड देन हमारा सेक्शन 9 जो बात करता है जम्मू कश्मीर इंटीग्रेशन पर। ये एक लाइक मैसिव एंड मॉडर्न अपडेट है। ओरिजिनल 1963 एक्ट में एक्सप्लिसिटली लिखा था कि सर्टेन प्रोविजन नॉट टू अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उस वक्त JNK एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था। लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 आर्टिकल हटने के बाद, यानी रिपील ऑफ आर्टिकल 370, द JNK रीऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉस ऑर्डर 2020 ने सेक्शन 9 को कम्प्लीटली ओमिट कर दिया। आज की डेट में ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पर ठीक वैसे ही अप्लाई होते हैं जैसे इंडिया के बाकी किसी दूसरी स्टेट पर होगा। एंड देन हमारी इम्प्लीमेंटेशन, जब हम बात करते हैं कि स्लाइड 13 की, जब आप एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं ना, तो ये स्लाइड टाइमलाइन समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक्ट कोई झाड़ू की छड़ी नहीं है जो एक रात में पूरे देश को बाइलिंगुअल बना दे। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से अभी तक लेके चलूँ ना, मैं आपकी समराइज़ कर दूंगा ये यही चीज़ है ना। आपको ये पूरा एक्ट फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे विजुअलाइज भी कर चुके हो, रिटेन भी कर चुके हो, रिवाइज भी कर चुके हो और पढ़ भी चुके हो अच्छे से। ये एक्ट का नाम क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। और कब आया था? 1963 में। तो सेक्शन 3 हमारी आई थी 1965 में, इन्फोर्स हुआ था जिस दिन ये बनना था। पहला पॉइंट। देन जैसे ही 15 साल का कॉन्स्टिट्यूशन टाइमर खत्म होने वाला था, ठीक उससे पहले 10 जनवरी 1965 को सेक्शन 51 सेंट्रल एक्ट्स के हिंदी टेक्स्ट को फोर्स में लाया गया। और एग्जैक्टली 26 जनवरी 1965 को सेक्शन 3 ने किक इन करके इंग्लिश को बचा लिया। फिर 8 जनवरी 1968 को एक मेजर अमेंडमेंट पास हुआ जिसने सेक्शन 3 में प्रोटेक्टिव प्रोविजंस इंटरस्टेट ट्रांसलेशन रूल्स ऐड किए। फिर आया हमारा जुडिशरी और पार्लियामेंट। स्टेट एक्ट्स का ट्रांसलेशन सेक्शन 6 1969 में आया एंड हाई कोर्ट्स का सेक्शन 7 1970 में आया। और पार्लियामेंट के बिल्स का हिंदी ट्रांसलेशन सबसे आखिर में यानी अक्टूबर 1976 को लागू हुआ। सरकार ने 11 साल का लंबा फेस्ड रोल आउट इसलिए किया ताकि देश भर में एक मैसिव ट्रांसलेशन मशीनरी, ब्यूरोक्रेट्स, ट्रांसलेटर, टाइपिस्ट सेटअप हो सके। विदाउट ब्यूरोक्रेटिक रेडीनेस अ लैंग्वेज लॉ इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। An act didn't just happen overnight. It was implemented in meticulous phases of 11 years, carefully calibrated to the bureaucratic readiness of the states and the translation infrastructure. The act didn't involve the language debate. It institutionalized into a highly functioning dual-engine bureaucracy. सेक्शन 3.2 में लिखा था कि इंग्लिश ट्रांसलेशन तब तक देनी होगी जब तक स्टाफ को हिंदी की वर्किंग नॉलेज नहीं हो जाती। इस एक लाइन ने सरकार को मजबूर किया कि वो मैसिव हिंदी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं। इसकी वजह से आज तक LILA, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा जैसे सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। सेक्शन 3.3 के मैंडेटरी बाइलिंगुअलिज्म की टेंडर, नोटिस, रूल्स दोनों भाषा में निकलेंगे। ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक परमानेंट विशाल ट्रांसलेशन ब्यूरोक्रेसी जैसे सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो को जन्म दिया। देन सेक्शन 3.5 का पॉलिटिकल जीनियस याद रखिए, इसने इंग्लिश की सेफ्टी तब तक लॉक कर दी जब तक नॉन हिंदी स्टेट्स खुद ना चाहें। इट मैथमेटिकली गारंटीड द सर्वाइवल ऑफ इंग्लिश इन ऑफिशियल यूनियन बिजनेस। एंड देन द फाइनल समरी, जो कि हमने एक बार रिवाइज कर ली थी टाइमलाइन एंड क्रोनोलॉजी के हिसाब से, बट अगेन ये आखिरी स्लाइड पूरे कानून को एक एब्सोल्यूट चीट शीट है। अगर आपको रिवीजन करना है तो बस इस स्लाइड के पिलर्स को ध्यान में रखिए। 26 जनवरी 1965 से सेक्शन 3 ने 15 ईयर लिमिट को ओवरराइड किया और परमानेंट बाइलिंगुअलिज्म एस्टैब्लिश किया। देन यूनियन टू नॉन हिंदी, इंग्लिश में कम्युनिकेशन होगी, हिंदी स्टेट टू नॉन हिंदी ट्रांसलेशन कंपलसरी इंग्लिश की। Section 3.3 makes all the important public documents strictly bilingual. Section 3.5 is the indestructible English shield. कि इंग्लिश तब तक नहीं हटेगी जब तक हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स रेडी ना हो जाए, जब तक एक स्टेट हिंदी अडॉप्ट ना कर ले। एक 30 मेंबर कमेटी जिसमें 20 मेंबर्स लोकसभा के, 10 मेंबर्स राज्यसभा के प्रोग्रेस रिव्यू करती है, ठीक है। और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बनाई जाएगी।
पर वो भी सेक्शन 3 की प्रोटेक्शन को तोड़ नहीं सकती और पार्लियामेंट के पास एग्जीक्यूटिव रूल्स पर 30 डे रिव्यू पावर है। सेक्शन 5 to 7 सेंट्रल एक्ट्स और स्टेट एक्ट्स और हाई कोर्ट जजमेंट्स को रीजनल हिंदी भाषा और इंग्लिश के ब्रिज के थ्रू सिस्टमेटिकली कनेक्ट किया गया। The Official Languages Act of 1963 was never a tool for forcing Hindi on the nation. It was a brilliantly crafted legal architecture designed to protect English, calm regional tensions, and create a standardized, unrushed pathway for Hindi translation. और इसके साथ हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 का ये मैराथन सेशन परमानेंटली कंक्लूड होता है। हमने एक एक कानूनी बारीकी, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी को उसके कोर तक समझ लिया है। Keep visualizing these concepts and keep revising the timelines, and you are absolutely ready to tackle any high level question on this topic. Happy learning. And if you have finished this video, so please like, comment, share, and subscribe. ये टॉपिक अभी IIT मंडी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम जो कि 13 जून को कंडक्ट होगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ पढ़ के जाना एंड प्लीज़ रिव्यू छोड़ना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।